नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है फैमिली एंड कम्युनिटी का, और आज इसके यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि यूनिट 1.1 से लेकर के यूनिट 1.5 तक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैराथन क्लास है, सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और तभी हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियोस लगती हैं कि आपके काम की हैं तभी उनको लाइक कीजिए, तभी देखिए और तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लगता है तो ना कीजिए। बात करते हैं परिवार की। 1.1 में परिवार की बात करते हैं, परिवार के अर्थ की बात करते हैं, परिवार के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, संरचना और विशेषताओं की बात करेंगे। तो परिवार क्या है? तो कहेंगे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परिवार कहलाती है। जहां पर व्यक्ति खून के रिश्ते, विवाह, दत्तक ग्रहण, इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाई, परिवार में हमारे माता पिता भी होते हैं, हम भी होते हैं। कैसे आते हैं माता पिता? उनका विवाह होता है या कोई व्यक्ति गोद ले लिया जाता है, तो उसके माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। खून का संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है। परिवार का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके बीच सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक संबंध को बनाए रखना। भाई, हमारे परिवार में हमारे माता पिता भी हैं, हमारे दादी बाबा भी हैं। उन्होंने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, सामाजिक भावना से जुड़े, आर्थिक संबंध उनसे स्थापित किए। भाई, जरूरत पड़ी तो पापा को भी पैसा मिला, पापा से जरूरत पड़ी तो हमको भी पैसा मिला। तो ये सब चीजें हमारे परिवार में होती है। परिवार की परिभाषा देख सकते हैं आप। तो मैकी और पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो विवाह और खून के रिश्ते पर आधारित होता है। कैसा समूह? जो विवाह और खून के रिश्ते पर आधारित होता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं और अपनी संतान का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। ये किसका? मैकी के अनुसार। दूसरी परिभाषा हम लोग भारतीय संदर्भ में पढ़ लेते हैं। परिवार को क्या कहा जाता है? कुटुंब या संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें माता पिता, संतान और रिश्तेदारों का समावेशन होता है भारतीय संदर्भ में। क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे। अब धीरे धीरे भारत में जो है एकल परिवार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार होते थे। माता पिता, दादी बाबा, चाचा चाची, बुआ, हर कोई उसी परिवार में रहता था। वहां पर रिश्तेदार भी आते थे, वो भी शामिल होते थे। बात करते हैं परिवार की संरचना की। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि माता पिता और उनके बच्चे जहां पर होंगे तो वहां पर सामान्य परिवार होगा, न्यूक्लियर फैमिली होगी। ये आज का ये आधुनिक समाज है जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, जिनका विवाह ना हुआ हो, ऐसे बच्चे। ज्वाइंट फैमिली, यहां पर कई पीढ़ियां एक साथ में रहती हैं। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, सब कोई रहता है और उनके बच्चे। ये भी भारत समाज की एक परंपरा, व्यवस्थित परंपरा थी। उसके बाद में विस्तारित परिवार, जहां पर सभी लोग हों, साथ ही साथ उनके दूर के रिश्तेदार भी शामिल कर लिए जाएं, तो ये आपका विस्तारित परिवार कहलाता है, विस्तृत परिवार कहलाता है। विशेषताएं क्या होंगी? तो परिवार में रक्त संबंध होगा, खून का संबंध होगा, विवाह, दत्तक ग्रहण होगा। इसके आधार पर जो है, संबंधों के आधार पर लोग परिवार में रहेंगे। सामाजिक इकाई, क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है जो समाज के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे छोटी इकाई। जब परिवार अच्छा होगा तभी हमारा समाज अच्छा होगा। परिवार के लोग अच्छे होंगे तभी हमारे समाज के लोग भी अच्छे होंगे। सामूहिक जीवन, परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं और दैनिक जीवन की गतिविधियां साझा करते हैं। ठीक है।
एक दूसरे का क्या कहते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। सामाजिक परिवार बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखने का पहला स्थान माना जाता है। कहते हैं ना कि परिवार क्या है, बच्चे का प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। और माता कौन है और पिता कौन है, शिक्षक और शिक्षिका के रूप में माता और पिता काम करते हैं। तो ये क्या है, बच्चे का पहला विद्यालय है और माता पिता उसके शिक्षक और शिक्षिका हैं। तो परिवार क्या है, जहां पर बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है, स्नेह और सहयोग करना सीखता है। स्नेह, प्रेम, भावनात्मक समर्थन, ये कहा जाता है। ठीक है, सभी परंपरा के लोग, सभी रीति रिवाज के लोग एक साथ में रहते हैं और अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित करके जाती है अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति को। परिवार का महत्व क्या होगा, तो कहेंगे व्यक्ति का विकास होगा, यानी कि परिवार में मानसिक, शारीरिक, नैतिक ये सहायता लोग करेंगे, व्यक्तित्व विकास होगा। सामाजिक स्थिरता बनी रहेगी, समाज में स्थिरता और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। भावनात्मक समर्थन होगा, परिवार तनाव, जीवन के सदस्यों से निपटने के लिए भावनात्मक सहायता प्रदान करेगा। सामाजिक मूल्य, यानी कि परिवार नैतिक, धर्म और आदर्शों की शिक्षा देगा। ठीक है, कह सकते हैं कि भैया परिवार क्या है, समाज की आधारभूत इकाई जो केवल भौतिक संरचना तक नहीं बल्कि भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन यहां तक सीमित होती है। यह न केवल व्यक्तियों को जोड़ती है बल्कि समाज और संस्कृति को भी आगे बढ़ाती है, उनका निरंतर विकास करती है। ठीक, दूसरा है भैया आपका 1.2 बाल प्रथाओं में परिवार की भूमिका, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर इसका प्रभाव। भाई बच्चा है तो वहां पर परिवार क्या करेगा, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, भावनात्मक कल्याण कैसे होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे 1.2 में। बात करते हैं, परिवार बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, अगर परिवार अच्छा होगा तभी बच्चा अच्छा होगा, तभी बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर परिवार का वातावरण सही होगा तभी बच्चा उस वातावरण में रह करके अच्छे सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ा सकता है। बच्चे का जो सामाजिकरण होगा वो अच्छे से हो पाएगा, यानी कि जैसा परिवार होगा बच्चा वैसे ही व्यवहार को करना सीखेगा, वैसी ही चीजों को करना सीखेगा। इसके बाद में कहेंगे परिवार क्या, तो कहेंगे सामाजिकरण का पहला स्थान, यानी कि बच्चे परिवार में अपनी पहली शिक्षा प्राप्त करते हैं। भाषा, रीति रिवाज, आदर्श, सामाजिक नियम, इसकी सबकी जानकारी जो होती है वो परिवार के द्वारा होती है। जो उनके आदर्श हैं परिवार के द्वारा मिलते हैं, जो उनकी भाषा है परिवार के द्वारा मिलती है, सामाजिक नियम वो भी परिवार के द्वारा ही मिलते हैं। परिवार में जैसे आदर्श उनको सिखाए जाएंगे, जैसे रीति रिवाज उनको बताए जाएंगे, जैसी भाषा परिवार में बोली जाएगी, बच्चा वैसे ही सीखेगा, वैसे ही आगे बढ़ेगा। परिवार में बच्चों को अनुशासन भी सिखाया जाता है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको आगे चल करके भविष्य में कैसा व्यवहार करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और बच्चे का नैतिकता का विकास होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा, सहानुभूति, दया, ऐसे गुण बच्चे में विकसित कर सकते हैं आप अच्छे परिवार को देख करके। अगर सही भी सिखाना है और गलत भी सिखाना है तो परिवार ही ऐसा है जो बच्चे को सही और गलत सिखा सकता है। परिवार ऐसा है जो बच्चे को सुरक्षा दे सकता है, पालन पोषण बच्चे का कर सकता है। अगर बच्चे का पालन पोषण करना है, बच्चे को अगर अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं तो बच्चे के लिए आप सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे विचार दे सकते हैं, भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप परिवार के द्वारा कर सकते हैं। शारीरिक कल्याण, भाई पालन पोषण मिलेगा तो आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, और अगर पोषण अच्छा मिलेगा तो बच्चे का स्वास्थ्य भी तो अच्छा रहेगा। यानी कि माता पिता के द्वारा संतुलित आहार बच्चे का शारीरिक विकास करवा सकता है। सुरक्षा मिलेगी, यानी कि परिवार बच्चों को दुर्घटनाओं और खतरे से बचाने का प्रयास करेगा, बच्चे को स्वच्छता और स्वच्छ आदतें सिखाएगा। शारीरिक गतिविधियां, परिवार बच्चे को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेगा, बच्चे को फिट बनाएगा और बेहतर बनाएगा। भावनात्मक कल्याण, यानी कि प्रेम और स्नेह, ये भी तो जरूरी है। भाई
जब तक माता पिता बच्चे को भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ेंगे, आत्मविश्वास नहीं बनाएंगे, आत्मसम्मान को बढ़ावा नहीं देंगे, तो क्या बच्चा कभी दूसरे का सम्मान करेगा? क्या दूसरे के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएगा? नहीं बढ़ा सकता है। तो ये आपको परिवार में ही देखने को मिलता है। भावनात्मक समर्थन, तनाव है उसमें बच्चे का समर्थन करो, बच्चा किसी कठिनाई में है तब उसका समर्थन करो, जिससे कि वो आगे जाए, खुलकर के अपने विचारों को व्यक्त कर पाए और स्वतंत्र हो पाए। बच्चे के लिए सकारात्मक रिश्ता बनाना, जब भैया बच्चे से आप उसका विश्वास जीत लोगे, उससे घनिष्ठ मित्रता बनाओगे, उसके सामाजिक कौशल को बढ़ाओगे, बच्चा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कोई भी संकट आता है बच्चे पर तो उसके साथ में आप खड़े रहो, उसका सहयोग करो, उसका मानसिक रूप से उसको मजबूत बनाओ। तो ये सब आप कर सकते हो। बाल प्रथाओं में परिवार की भूमिका, भाई परिवार है, छोटा है तो क्या भूमिका होगी? तो कहेंगे भाई परिवार का प्रकार, अगर संयुक्त परिवार है तो सभी सदस्य मिलकर के बच्चे का समर्थन करेंगे। परिवार अगर एकल है तो माता पिता बच्चे का समर्थन करेंगे। आर्थिक स्थिति, मान लो परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर है, बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है तो बच्चे को थोड़ी आर्थिक तंगी आ सकती है। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं। हो सकता है कि बच्चे को स्वास्थ्य पोषण ना मिल पाए, अच्छा पोषण, तो अब भी बच्चे को समस्या आ जाए। ठीक है। माता पिता का व्यवहार आपको देखने को मिलता है कि माता पिता के प्रेम पूर्वक और सकारात्मक व्यवहार से बच्चे में आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति बढ़ती है। भाई अगर अच्छा व्यवहार माता पिता करेंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका आत्मविश्वास अच्छे से बनेगा। अगर माता पिता का वही व्यवहार कठोर होगा तो बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास में बाधा पड़ेगी, अच्छा थोड़ी ना हो पाएगा। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि परिवार जो है बच्चे के शारीरिक और भावात्मक कल्याण का आधार बनता है, या न केवल उसके शारीरिक पोषण का ध्यान देता है बल्कि एक स्वस्थ भावात्मक वातावरण प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका आईईपी और आईएफएसपी में परिवार की भूमिका, यानी कि आईईपी क्या है और आईएफएसपी क्या है, इसमें परिवार क्या रोल अदा करता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई आईपी में परिवार क्या भूमिका निभाता है और आईएफएसपी में परिवार क्या भूमिका निभाता है। अगर बच्चा परिवार में है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो आईएफएसपी बनाया जाता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगभग, और जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो उसके लिए आईपी बनाई जाती है। तो इसमें परिवार क्या भूमिका निभाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। भाई आईएफएसपी इसको आप क्या कहते हो, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, और आईपी क्या कहते हो, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये दोनों ही दोनों अगर हम कहें कि आईएफएसपी और आईएफएसपी क्या करेगा और आईपी क्या करेगा, जानकारी प्रदान कर, बच्चे की आदतें क्या है, व्यवहार क्या है, रुचियां क्या है, समस्याएं क्या है। भाई अगर घर पर भी आप कोई भी प्रोग्राम बनवाओगे या आप विद्यालय में भी कोई भी प्रोग्राम बनवाओगे तो माता पिता का काम तो यही रहेगा ना कि उसकी आदतों के बारे में बताया जाए, उसके व्यवहार के बारे में बताया जाए, उसकी रुचियों के बारे में बताया जाए, उसकी समस्या के बारे में बताया जाए, जिससे कि अगर ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो बच्चे को सही दिशा मिल सके। लक्ष्य का निर्धारण करना, माता पिता को पता होता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके लिए हम क्या लक्ष्य बना सकते हैं जो आगे जाकर के बेहतर बच्चा बने, क्योंकि माता पिता को ज्यादा पता होता है बच्चे के बारे में। अगर मान लीजिए किसी सेंटर पे बच्चा जा रहा है तो वहां पर 1 घंटे के लिए जा रहा है, 2 घंटे के लिए, माता पिता के पास हमेशा रह रहा है, तो उसके व्यवहार के बारे में, उसके वास्तविक लक्ष्य के बारे में माता पिता को ज्यादा पता होता है। बोलना सिखाना है या सामाजिक कौशल सिखाना है, क्या विकसित करना है, ये लक्ष्य निर्धारित करने में माता पिता मदद कर सकते हैं। निर्णय लेने में सहयोग कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी सेवाएं प्रदान करनी है, कौन सी रणनीतियों के द्वारा बच्चा सीखेगा, क्या क्या उसको आता है, तो ये आप माता पिता सहायता प्रदान कर सकते हैं। क्रियान्वयन में परिवार की भूमिका क्या होगी, घर पर अभ्यास कराया जाएगा। भाई अगर आईएफएसपी है या आईपी भी है तो माता पिता से बता दिया गया कि भाई आप इसको घर पर एक्सरसाइज करवाओ, घर पर आप एक्टिविटी करवाओ। तो जो भी माता पिता हैं अगर घर पर एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चे में इंप्रूवमेंट जल्दी आएगा और जल्दी तरीके से आ सकेगा, सीखने की गति बच्चे की बढ़ जाएगी।
बच्चे का निरंतर सहयोग हो पाएगा, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन जो है वो मिल पाएगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ पाएगा। नियमित फीडबैक दिया जा सकेगा कि भाई बच्चे ने घर पर ये सीखा, विशेषज्ञ ने स्कूल में या सेंटर पे ये सिखाया और बच्चे में क्या सुधार आया, इसका फीडबैक दिया जा सकेगा। परिवार और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं, यानी कि टीम, सक्रिय टीम, जहां पर परिवार आईपी और आईएफएसपी बनाने वाली टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए आवाज उठा सकेगा। माता पिता क्या कर सकते हैं, बच्चे के अधिकारों के लिए और सुविधाओं के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो भाई आपको ये भी बच्चे को प्रोवाइड कराना है, आपको ये भी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, बच्चे के लिए क्या, घर पर भैया एक सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा। ठीक है, बच्चे के लिए घर पर सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा, सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाएगा। आईएफएसपी की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः हम लोग 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए कहते हैं। 3 वर्ष के बाद में जब बच्चा जाता है, कहीं कहीं पर 0 से 6 वर्ष भी लिखा होता है। और जब भी आईपी बनती है, तो जब भी बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है तो वहां पर आईपी बनती है। ठीक है, तो आईएफएसपी और आईपी आप कह सकते हो कि इन दोनों में जो है क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान अगर माता पिता का रहता है तो बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है, उसका क्रियान्वयन हो सकता है और मूल्यांकन के अनुसार नई भूमिका निभा सकता है। ठीक है भैया, 1.4 की बात कर लेते हैं। घर, स्कूल और स्कूल के बाद गतिविधियों में सीखने की सुविधाजनक और उसका समर्थन करना, यानी कि बच्चे को आप घर पर कैसा समर्थन कर रहे हो, स्कूल में कैसा समर्थन हो रहा है, बच्चे की कौन कौन सी सीखने की सुविधाएं बन रही हैं जिसका आप समर्थन कर रहे हो। यानी कि बच्चे के समग्र विकास करना, बच्चे का समग्र विकास, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, इन सभी क्षेत्रों में बच्चे का विकास करना, जिससे कि बच्चा उपयुक्त वातावरण में अपनी क्षमता को बढ़ा सके और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। आपको ये करना है। तो सीखने, घर में सीखने को सुविधाजनक बनाना और उसका समर्थन करना है, यानी कि घर बच्चों के सीखने का पहला स्थान होता है, मैंने अभी आपको बताया, जहां पर परिवार और अभिभावक के लोग बच्चे का समर्थन करते हैं, बच्चे को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करते हैं। घरेलू स्तर पर सीखने में जो है बच्चा जल्दी सीख पाता है, यानी कि बच्चे के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना, जिसमें पढ़ाई, खेल, आराम, इसका संतुलन हो सके और समय पर बच्चा सोए, जिससे उसकी और अच्छी अच्छी आदतें विकसित हों। यानी कि एक टाइम टेबल बच्चे का बना दो। बच्चे के लिए जो शिक्षा है उसको आप बेहतर बनाओ, जहां पर बच्चा पढ़े लिखे, अधिक प्रयास करे और उसकी प्रयास पर उसको सराहना भी दी जाए, उसके प्रोत्साहन भी दी जाए, उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। संसाधन उपलब्ध कराना, किताबें, शैक्षणिक, खेल, कला सामग्री, इसको उपलब्ध कराना, जिससे बच्चा डिजिटल माध्यम से जो है आगे बढ़ सके। जो भी शैक्षिक ऐप हैं, वीडियो हैं, इनके माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए और साथ ही साथ बच्चे के साथ बातचीत भी की जाए, कम्युनिकेशन भी किया जाए, इसमें नियमित संवाद किया जाए, इसमें समस्याओं और विचारों को साझा करते हुए चीजों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, बच्चे के लिए आप एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं घरेलू गतिविधियों के द्वारा। जैसे आप घर पे क्या, बच्चे को खाना खाना, बगीचे की देखभाल करना, खरीदारी करना, आप ये घर पे सिखा सकते हैं, कैसे खरीदारी करने जानी, तभी तो बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। उसको व्यवहारिक ज्ञान होगा कि दुकान पे जाएंगे तो कैसे बात करना है। स्कूल में सीखने की सुविधा बनाना और उसका समर्थन करना, बच्चे के लिए औपचारिक शिक्षा केंद्र है, जहां पर उन्हें न केवल शैक्षणिक ज्ञान मिलता है बल्कि सामाजिक कौशल भी बच्चे का विकसित होता है। स्कूली स्तर पर अगर बच्चा जाएगा तो स्कूल में आप ऐसी गतिविधियां कराओ जो इंटरेक्टिव हो, जो काफी रोचक हो, जिससे बच्चे की सीखने की गति बढ़े और उसकी आवश्यकताओं को और ध्यान में रख करके चीजें कराई जाए। बच्चे के लिए सकारात्मक व्यवहार दिया जाए, वातावरण तैयार किया जाए और बच्चे के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि बच्चा वहां पर अच्छी तरीके से अपने सहपाठियों के साथ में स्वतंत्र रूप से सीख सके। अगर ऐसा वातावरण नहीं मिलता है तो बच्चा भैया अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो सीख नहीं पाएगा। इसके लिए सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। अभिभावकों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। भाई अभिभावक जो है बच्चे के साथ जो भी प्रगति हो आकर के शिक्षक से पूछें, बैठक करें, वर्कशॉप में आयोजित करें, जिससे कि बच्चा नियमित रूप से आगे बढ़ सके। व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए बच्चे पर। बिना व्यक्तिगत ध्यान देने के, और जब आईपी बनाई जाएगी, विद्यालय जाएगा बच्चे का, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो वहां पर बच्चे का व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाए। उसके लिए जो भी सहायक उपकरण हो उनका उपयोग किया जाए, जो भी संसाधन है उसका उपयोग किया जाए। व्यवहारिक शिक्षा, प्रोजेक्ट के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। इससे बच्चे का विज्ञान, कौशल, कला, खेल, गतिविधियां हर जगह पर बच्चा अच्छा हो जाए। ठीक है, इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्कूल के बाद जो भी गतिविधियां हो बच्चे को घर पर भी करवाई जाएं।
जब घर पर गतिविधियां करवाई जाएंगी तो भैया क्या होगा, बच्चे का शैक्षणिक सुधार होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो माता पिता कर सकते हैं बच्चे को शैक्षिक सहायता दे करके, कोडिंग भाषा के द्वारा, संगीत के द्वारा, इस सब चीजों के द्वारा, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, आप बच्चे को आउटडोर इंडोर गेम्स करवा सकते हैं जिससे कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होगा, टीम वर्क बच्चे का होगा, जहां पर बच्चा योग, नृत्य, इन सब के माध्यम से बच्चा अच्छा हो सकेगा। बच्चे का रचनात्मक कार्य, पेंटिंग हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ, नाटक हुआ, इनको आप करवाइए जिससे कि बच्चे का क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और बच्चे को सामुदायिक सेवा और सामाजिक सेवा से जोड़िए, वृक्षारोपण करवाइए, वृद्धाश्रम ले जाइए, हर जगह पर ले जाइए जहां पर बच्चे को सहानुभूति और जिम्मेदारी का एहसास हो, ऐसी जगह पर आप बच्चे को ले जाइए। इससे क्या होगा, बच्चा स्वतंत्र रूप से जो है अपनी रुचि के अनुसार चीजों को कर पाएगा, आत्मविश्वास के साथ बच्चा आगे बढ़ेगा। सभी स्तरों पर, चाहे घर हो, स्कूल हो, हर जगह पर बच्चे के लिए सहायक वातावरण मिल सकेगा जिससे कि बच्चा अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा सकेगा। शिक्षक के साथ में, माता पिता के साथ में, ट्यूटर के साथ में बच्चा अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा सकेगा, बच्चे की प्रगति होगी और आवश्यकता बेहतर होगी। लक्ष्य का निर्धारण हो सकेगा कि भाई बच्चा छोटे छोटे लक्ष्यों के अनुसार काम कर रहा है या बड़े बड़े लक्ष्यों को अब वो निर्धारित कर सकता है, तो आप उसी हिसाब से बच्चे का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो कि बच्चे को आप क्या सिखाओ जिससे कि वो गतिविधियां करे, और आप अतिरिक्त गतिविधियां भी बच्चे को करा सकते हो, संतुलन बना सकते हो। ठीक है, पर्याप्त आराम बच्चे को दे सकते हो, आप मनोरंजन के अवसर बच्चे को दे सकते हो, प्रोत्साहन बच्चे को दे सकते हो, इससे कि बच्चा नई चीजों को सीखे और बेहतर हो। स्कूल, घर, इन गतिविधियों में बच्चा सुविधाजनक और सम्मानजनक चीजों को बनाए, समग्र विकास बच्चे का हो, सभी स्तर पर बच्चे का विकास हो जिससे बच्चा आत्मनिर्भर, रचनात्मक और जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, केवल शरीर मजबूत करना जरूरी नहीं है, वो उसको क्रिएटिव बनाओ, उसका माइंड अच्छा रखो, यानी कि मानसिक विकास उसका करो, जिम्मेदारी का विकास करो, व्यवहार का विकास करो, सामाजिक विकास करो। ठीक है, समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए परिवार की भूमिका। देखो भाई, बहुत सारे परिवार होते हैं जो नहीं मानते कि बच्चा हमारा ऐसा है तो हमारा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में बैठे जा करके। हमारा बच्चा अगर सामान्य है तो सामान्य बच्चे के साथ ही बैठे, परिवार ये भी मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, हर बच्चे का अधिकार है कि वो विद्यालय जाए और अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को ग्रहण करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को पढ़े। बच्चे को सामान्य स्कूल, कक्षा के माहौल में सीखने का मौका दिया जाए जिससे कि जो बच्चा है वो बेहतर हो सके। इसमें बच्चे की आवश्यकता को समझना और उसको स्वीकार करना, यानी कि परिवार को बच्चे की आवश्यकता को समझना चाहिए, क्या बच्चा चाहता है, और जब उसकी आवश्यकता को समझा जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चा और चीजों को सीखेगा और आगे बढ़ेगा। बच्चा अपनी रुचि और कौशल के अनुसार पर काम करे जिससे कि उसको प्रोत्साहन मिले। शिक्षा में भागीदारी, परिवार ही ऐसा है जो बच्चे को शिक्षा में भागीदारी दिला सकता है। परिवार शिक्षक, विशेष शिक्षक और विशेषज्ञों के साथ मिलकर के काम करे जिससे कि व्यवस्थित रूप से बच्चा आगे बढ़ सके। फीडबैक लेता रहे कि भाई बच्चे का कितना प्रगति हुई, क्या कठिनाइयां हैं, क्या चीज नियमित रूप से चल रही है, उसकी आवश्यकता क्या है, संशोधन क्या किया जा सकता है, क्या ऐसी रणनीति लगाई जाए जिससे कि बच्चा और अच्छी तरीके से सीखे। घर में सहायक वातावरण प्रदान करना, पढ़ाई के लिए अनुकूलित वातावरण, पढ़ना लिखना जो है उसके लिए शांत का वातावरण प्रदान किया जाए, जिसमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे कि बच्चे की क्षमता, प्रगति, इसको लेकर के बच्चा आगे बढ़ सके। छोटी छोटी सफल, अगर बच्चा छोटी छोटी चीजों को भी कर रहा है, उसमें सफल हो रहा है, तब भी उसको आप सराहना दो, तब भी उसको आप बताओ कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बच्चा और आगे काम करने के लिए तत्पर होगा। बच्चे को आपको क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। जब बच्चा स्वावलंबी हो जाएगा, जब बच्चा एडीएल की एक्टिविटीज खुद से घर पर करने लगेगा, कपड़े पहनना, खाना खाना, घर के लोगों की मदद करना, सबसे अच्छा बच्चा हो जाएगा। उसको और प्रेरित करो काम करने के लिए। बच्चे को समस्या समाधान में मदद करो कि भाई समस्या समाधान जो है अच्छे से करने लगे, बच्चा अच्छे से निर्णय लेने लगे, उसका कौशल अच्छे से विकसित हो जाए। आप ये सब बच्चे के साथ करो। सामाजिक स्वीकारता को बढ़ाओ। सामाजिक स्वीकारता जब भी बढ़ेगी जब बच्चा लोगों से मिलेगा, जुलेगा, बातचीत करेगा और प्रोत्साहित होगा। उसको सामाजिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी दिलवाओ। सामाजिक कार्यक्रम में बच्चा जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, भेदभाव कम होगा, लोग उससे बातचीत करेंगे। लोगों को जागरूकता फैलाओ जिससे कि भेदभाव कम हो सके और लोग आगे बढ़ सके। विशेष सेवाएं और संसाधन तक पहुंच बनवाओ। परिवार, चिकित्सा, विशेष शिक्षक और
जो अन्य पेशेवर होंगे उनके साथ में आप उनको बेहतर कर सकते हो। अगर बच्चे को कोई विशेष आवश्यकता चाहिए, शैक्षिक उपकरण चाहिए, ब्रेल लिपि, व्हील चेयर उपलब्ध कराना, श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना, तो वो भी उपलब्ध कराई जाए। भाई समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को सीखे, उसके लिए जो भी चीजें हों वो प्रोवाइड कराई जाएं, जहां पर वो सभी सेवाओं को लेकर के अच्छा हो सके। हाँ भाई, इसमें थोड़ा खर्च ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा खर्च ज्यादा होता है। समाज को जागरूकता नहीं है, भेदभाव समाज के लोग करते हैं, ठीक है, जानकारी का अभाव है समावेशी शिक्षा को लेकर के, ठीक है, जिसमें बच्चे को अवसर नहीं मिल पाते, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। समावेशी शिक्षा में परिवार को की भूमिका को सशक्त बनाना, इसके लिए क्या आप उपयोग करोगे? इसके लिए जागरूकता बढ़ाओगे। समावेशी शिक्षा के महत्व, लाभ और इसके क्रियान्वयन के बारे में बताया जाएगा कि बच्चे को वहां पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं और बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षकों और परिवारों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। परिवार को शिक्षकों के प्रति प्रशिक्षण और कार्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। आर्थिक सहायता, सरकार और गैर सरकारी संगठन जो है मिलकर के बच्चे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं, जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से आगे बढ़ सके, उसको परामर्श दिया जाए, ठीक है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जाए। समुदाय का सहयोग बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। समावेशी शिक्षा में परिवार एक केंद्र का बिंदु बनेगा। परिवार से ही बच्चा आगे जब बढ़ेगा, क्योंकि परिवार ही सबसे पहला विद्यालय, और जब परिवार के लोग दूसरे बच्चों को भी स्वीकारेंगे, अपने बच्चे को भी स्वीकारेंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं जो अपने विशेष बच्चे को नहीं स्वीकारते। जब वो ही नहीं स्वीकार रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन कहां से मिल पाएगा बच्चों को? ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के सभी बच्चे समाज का हिस्सा हैं। बच्चे को सक्रिय बनाओ, सशक्त बनाओ, ठीक है, बेहतर बनाओ। इस प्रकार से आपका ये यूनिट समाप्त होता है। कैसा लगा जरूर बताइएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम टकी पर। धन्यवाद।